देखो जितने भी बच्चे अपना 18 फरवरी को अपना हिंदी का वायरल पेपर देने वाले हैं तो भाई उनका पेपर जारी हो चुका है और मैं लेकर के आ गया हूँ 18 फरवरी का एक वायरल पेपर। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाने वाला हूँ 839 एमजी का एक वायरल पेपर। मैं दावा कर सकता हूँ आज मैं आप लोगों से जरूर चैलेंज करूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों यही वाला पेपर आप लोगों को मिलने वाला है, पूरा चैलेंज कर सकता हूँ। देखो आज के पास मेरे पास हिंदी का एक वायरल पेपर है, 2026 का हिंदी का वायरल पेपर है। भाई इस क्लास को पूरा का पूरा तैयार करके आप लोग अपने 70 में 70 नंबर पक्के कर सकते हो, क्योंकि इस यहाँ पर देखो मेरा सबसे पहले पूर्णांक लिखना है, यहाँ पर नाम लिख देना। समय हमारा दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को अपना पूरा पेपर सॉल्व करके चले जाना है। अब भाई चलो मैं पूरा पेपर आप लोगों का देखो स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ से ये देखो सारे के सारे आप लोगों के निर्देश दिए गए हैं, नोट दिया गया है। तो यहाँ पर देखो आप लोगों के सामने नोट करके दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि शुरुआती के 15 मिनट जो होंगे वो आप लोगों को पेपर को पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। ये सारे के सारे निर्देश इनको तैयार कर लो कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित होने वाला है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न है। बाकी ये निर्देश आप लोग पढ़ लीजिए और इसके बाद चलो मैं आप लोगों को सीधा प्रश्नों की ओर ले चलता हूँ। यहाँ से देखो मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है, 20 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, खंड आ में। अब चलो यहाँ से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहला मेरा प्रश्न है, पहला मेरा देखो प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है उसे पहचान कर लिखो। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखो। पहला ए ऑप्शन दिया है कि रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। भाई ये मेरा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है कि संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो भाई ये मेरा सही हो जाएगा कि संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 1 का बी ऑप्शन सही करेंगे। अब चलो आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर 2 हमसे कहता है कि लहरों के राजहंस, प्रश्न नंबर 2 देखो कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी बनेगा। देखो लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही करेंगे, मोहन राकेश जो है लहरों के राजहंस के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 3 हमसे कहता है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा कि रस मीमांसा के लेखक कौन हो जाएंगे। तो भाई देखो रस मीमांसा के लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल, मेरे राइट आंसर हो जाएंगे। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो नेक्स्ट जो चौथा प्रश्न कहता है कि भारतीय दुर्दशा जो है किस विधा की रचना है, ये भी 1 ही नंबर का आएगा। कि प्रश्न नंबर 4 कहता है कि भारत दुर्दशा जो है किस विधा की रचना है। तो भाई भारत दुर्दशा जो है मेरी एक एकांकी विधा की रचना है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे देखो। फिर अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। प्यारे बच्चों ये भी 1 नंबर का ही आएगा कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, है ना। तो देखो अगर हम बात करें कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन हो जाएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा सदन उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र होते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही करेंगे। अब अगर हम आगे बात करें तो मेरा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है। 1 नंबर का देखो आएगा कि प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन हो जाएंगे भाई, है ना। देखो प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, यानी कि इसका ए ऑप्शन सही करेंगे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं अगला जो मेरा प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे। रीतकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन हो जाएंगे भाई, ये हमसे पूछा गया है ना। तो प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिहारी जी, जो बिहारी राइट आंसर हो जाएंगे। रीतकाल के प्रसिद्ध कवि वीर रस के कवि हो जाएंगे बिहारी। अब देखो ये भी प्रश्न 1 ही नंबर का आएगा। अब प्रश्न नंबर 8 हमसे कहता है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कितना हो जाएगा। भाई तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या होता है। 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1943, इस भी राइट आंसर करेंगे। और प्रश्न नंबर 9 हमसे पूछा गया कि साहित्य जो है किस युग की रचना हो जाएगी। प्यारे बच्चों 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा कि साहित्य जो है किस युग की रचना हो जाएगी। तो प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग की रचना होती है। साहित्य जो होती है कि द्विवेदी युग की रचना हो जाएगी। चलो अच्छा आगे देख लो। आगे प्रश्न नंबर 10 कहता है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना नहीं है। देखो जयशंकर प्रसाद जी की रचना क्या नहीं है। देखो आंसू दिया, झरना दिया, लहर दिया, यामा दिया, लेकिन यामा जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना हो जाएगी, इसलिए मेरा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि प्रिय पति हुए मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है। 1 नंबर का देखो आएगा कि प्रिय पति हुए मेरा प्राण कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है, इस पंक्ति में कौन सा रस हो जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पर दुखी की बात हो रही है, दुख होने की बात हो रही है, तो वह शोक हो जाएगा, है ना। शोक हमेशा दुख के लिए होता है। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 12।
प्रश्न नंबर 12 कहता है कि आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी में कौन सा अलंकार है ना। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर उठी ज्वालासी में कौन सा अलंकार हो जाएगा भाई, 1 नंबर का आएगा। तो भाई देखो अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो प्रश्न नंबर 12 के आंसर के बारे में बात करें तो मेरा उपमा अलंकार सही हो जाएगा, उपमा अलंकार सही करेंगे। चलो आगे देख लो, आगे दिया है रोला जो है किस प्रकार का छंद है। प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया है कि रोला किस प्रकार का छंद है ना। पेपर में 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा। तो रोला जो है मेरा ये एक सममात्रिक छंद है। रोला कैसा है, सममात्रिक छंद है। और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि परि उपसर्ग लगाकर कौन सा शब्द बनेगा, 1 नंबर का आएगा। देखिए भाई परि उपसर्ग कहाँ लगाए, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, परिपूर्ण मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 कहता है कि लंबोदर शब्द में कौन सा समास लगा है, 1 नंबर का देखो आएगा कि लंबोदर में कौन सा समास है। तो भाई देखो लंबोदर में अगर हम बात करें तो लंबोदर में मेरा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही कर देंगे, है ना। और इसके बाद चलिए आगे, फिर हमसे पूछा गया प्रश्न नंबर 16 कहता है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। भाई पूछा गया गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, 1 नंबर का देखो प्रश्न आएगा कि गंगा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। देखो गंगा का पर्यायवाची शब्द सुरसरिता होता है। और प्रश्न नंबर 17 दिया है कि युष्मद का सप्तमी एकवचन का रूप क्या हो जाएगा, युष्मद का सप्तमी एकवचन का रूप क्या हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा त्वयी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही कर देंगे, कर देना, है ना। अब देखो आगे, अब चलिए भाई प्रश्न नंबर 18 की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 कहते हैं कि मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। मोहन गीत गाता है, रचना की दृष्टि से यह किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य, है ना। तो यह एक सरल वाक्य होता है। अब आगे देखो, मैं आप लोगों को आगे ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाच्य का भेद है। वाच्य का भेद कौन सा है भाई, 1 नंबर का आएगा। तो वाच्य का भेद देखो सब होते हैं, कर्तरी प्रयोग, भाव प्रयोग, कर्मणी प्रयोग, इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि वाच्य प्रयोग के आधार पर वाच्य के कितने भेद होते हैं भाई, 1 नंबर का आएगा। तो वाच्य के 3 भेद होते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को 20 नंबर पक्के करा दिए, 20 नंबर क्लियर हो गए आप लोगों के। अब चलो आपके पेपर में देखो यहाँ पर अब क्या होगा कि 6 नंबर का गद्यांश आएगा। तो 6 नंबर का गद्यांश देख लो कौन सा पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर देना, मतलब 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं और 6 नंबर का गद्यांश भी आएगा। यहाँ पर कहता है कि कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। अब देखो इस पर 3 प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न मेरा है, पहला प्रश्न पूछा गया कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, है ना। फिर दूसरा प्रश्न है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और इसके बाद मेरा जो तीसरा प्रश्न जो पूछा गया है, तीसरा प्रश्न मेरा यहाँ पर पूछा गया है कि तीसरा प्रश्न मेरा देखो यहाँ पर पूछा गया है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चौथा और यहाँ पर इसका दूसरा है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। अब चलिए भाई मैं इसको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ और इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसका संदर्भ देखो कैसे लिखना है। तो संदर्भ में देखो इसका लिखेंगे संदर्भ कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। ये मेरे 2 नंबर पक्के हो गए। अब आगे देखो, बाप कहते हैं कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो वे रेखांकित अंश की व्याख्या कर देते हैं। देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कि बुरी संगति जो है भयानक रोग की तरह होती है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती है, मतलब ये हमारे अच्छे गुण और बुद्धि को भी नष्ट कर देता है। इसके बाद आगे देखो, यहाँ पर लिखा है कि यदि किसी युवक की संगति बुरी होगी तो वह उसके पत्थर की चक्की के भांति इसके पैरों में बंध जाती है, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है, वह दिन प्रतिदिन विनाश के गर्त में गिरता चला जाता है। किंतु यदि अच्छी होगी तो अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर सभी सारी बुराइयों से मुक्त होकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है ना। तो ये देखो 2 नंबर का हमारा ये रेखांकित अंश की व्याख्या आएगी। तो 2 नंबर के मेरे ये भी पक्के हो गए। अब आगे देख लो, अब मैं आगे ले चलता हूँ। यहाँ से मेरा तीसरा प्रश्न ये देखो आ जाता है कि तीसरा प्रश्न कहता है कि कुसंग का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा कि बुरी संगति का प्रभाव विनाशकारी होता है। बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति अपनी बुद्धि आचरण से क्षीण होता हुआ अच्छे बुरे उचित अनुचित के समझे को खो देता है, धीरे धीरे पतन के अंधकार भरे गर्त में गिरकर नष्ट हो जाता है ना। तो इसको तैयार कर लो। अब अगला देखो कि नेक्स्ट दिया है कि कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। भाई कुसंग और अच्छी संगति में क्या अंतर है। देखो कुसंग जो होता है पैरों में बंधी चक्की के समान, किंतु अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहू के समान होती है। तो ये देखो मैंने आप लोगों को बताया है ना।
अब एक अथवा करके दिया गया है, तो अथवा करके दिया गया एक अध्यांश ये, एक अध्यांश ये। तो मैंने आप लोगों को ऊपर वाला का अध्यांश सॉल्व करवा दिया, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला पूछा। अब ये देखो मैंने दो में से एक का उत्तर बताया मैंने आप लोगों को, है ना। अब आगे देखो, एक आप लोगों से पूछा जाएगा यहाँ पर। देखो अब आप लोगों से पूछा जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पद्यांश पूछा जाएगा, 6 नंबर का पद्यांश आएगा कि यहीं कहीं पर बिखर गई वे भग्न विजय माला से, उसके फूल यहाँ संचित हैं, है स्मृतिशाला सी, है ना। अब इस पर देखो 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला मेरा प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखना है। संदर्भ देखो यहाँ से लिख देना कि प्रस्तुत पद्यांश सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि पर कविता से लिया गया है। और दूसरा कहता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई व्याख्या यहाँ पर लिखा है ना, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर से कर देना कि कवित्री झांसी की रानी की समाधि का परिचय देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजयमाला टूटकर और फिर इसके बाद देखो विजयमाला टूटकर बिखर जाती है। देखो यहाँ पर लिखा है कि बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कटकर जहाँ बिखरे होंगे वह स्थान यहीं कहीं इस समाधि के आसपास रहा होगा। ये मेरा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न मेरा पूछा गया है कि सा का पहला प्रश्न पूछा गया है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। तो भाई कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, तो कवित्री ने झांसी की रानी के लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। और इसका नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई, तो उक्त पंक्ति वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब आगे देखो, एक मेरा अथवा करके दिया गया है। अथवा वाला देख लो, मैंने ऊपर वाला सॉल्व करवा दिया है, और ये आप लोगों का अथवा वाला हो जाएगा, ये अथवा वाला हो जाएगा ना। मैंने आप लोगों को 2 दिए गए थे, 2 में से एक मैंने सॉल्व करवा दिया है ऊपर वाला, और इसके बाद चलो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेना, है ना। अब देखो आगे प्रश्न नंबर 3 देखो। तीसरा कहता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। संस्कृत गद्यांश का हिंदी में मतलब कि संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है, अनुवाद करना है हिंदी में। तो भाई इसको पढ़ लीजिए कि इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवा महात्मान अत्रगत स्वीयान विचारान प्रसारयन न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे भी। इयम नगरी विविधानाम कलानाम शिल्पानाम च कृते लोके विश्रुता अत्रत्यः कौशे वाटिका पूरे से देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अब इसको देखो पढ़ने के बाद मैंने इसको सॉल्व भी कराया है, और यहाँ से देखो आप लोग इसको सॉल्व कर लेना। भाई इसका संदर्भ देखो यहाँ से लिख देना कि प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है ना। तो इसका नाम वाराणसी पाठ से लिया गया। इसका हिंदी में अनुवाद कर देना कि यह नगरी अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। जो नगरी है ये अनेक धर्मों के मिलन का स्थान है। महात्मा बुद्ध हो गए, तीर्थंकर हो गए, पार्श्वनाथ हो गए, शंकराचार्य हो गए, कबीर गोस्वामी हो गए, तुलसीदास तथा अन्य बहुत महात्माओं ने यहाँ पर आकर अपने विचारों को फैलाया। केवल दर्शन साहित्य और धर्म में नहीं बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी अनेक कलाओं और शिल्पों के लिए लोक में प्रसिद्ध है। यहाँ की बनी हुई रेशमी साड़ियाँ, है ना, तो इतना आप लोग स्क्रीन शॉट कर लीजिए भाई, स्क्रीन शॉट करते चलिए, है ना। देश विदेश में जब सब जगह पसंद की जाती हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। यह अपनी प्राचीन परंपराओं का अभी भी पालन करती हैं। कवियों ने इसका वर्णन अपनी कविताओं में किया है। जहाँ मरना भी कल्याणकारी है, जहाँ भस्म भी आभूषण है, जहाँ कौपीन भी रेशमी होती हैं, उस काशी को किससे मापा जा सकता है, अर्थात किससे तुलना की जा सकती है। तो इतना मैंने आप लोगों को बताया। अब आगे देख लो, ये मेरा अथवा करके दिया गया है ना। तो अथवा में आप लोग चाहो तो ऊपर वाला सॉल्व करो या फिर नीचे वाला सॉल्व करो। मैंने ऊपर वाला सॉल्व करा दिया है, इसको भी आप लोग तैयार कर लो, है ना। अब चलो आगे देखो। अब यहाँ से मेरा दिया है एक संस्कृत का पद्यांश पूछा गया है कि निम्न के दिए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। भाई 5 नंबर का आएगा। ऊपर वाला देख लो, नीचे वाला मैंने सॉल्व करवा दिया है। तो नीचे वाला में देखो क्या कहता है कि आपतो दूर कमी चा शास्त्र नचा पंडिता अमुख स्फुटता चायो जनाति सा पंडिता, है ना। ऊपर वाला आप लोग पढ़ लेना, लेकिन मैंने नीचे वाला सॉल्व करवा दिया है ना। तो आप लोग नीचे वाला सॉल्व कर लेना। अगर आप लोगों का मन है कि इसको भी सॉल्व करना तो भाई इसको भी सॉल्व कर लेना, है ना। इसको भी सॉल्व, लेकिन मैंने नीचे वाला सॉल्व कराया तो मैं नीचे वाला सॉल्व कराऊंगा। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसका पहले संदर्भ लिखेंगे यहाँ से कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित संस्कृत खंड के प्रबुद्धो ग्रामीण नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी में अनुवाद कर देना कि बिना पैरों का है किंतु दूर तक जाता है ना। अपतो दूरगामी चा साचरो नाचा पंडिता, मतलब कि उसके बिना पैर है, उसके बिना नहीं पैर, उसके पैर नहीं है फिर भी वो दूर तक चला जाता है। वो साक्षर है किंतु पंडित नहीं है। मुख विहीन होने पर भी स्पष्ट बोलने वाला है,
इसे जो जानता है वही पंडित है। इतना हो गया है ना। चलो अब आगे देखो, यहाँ से देखो ये आप लोगों का खंड काव्य है। खंड काव्य पेपर में 3 नंबर का खंड काव्य आएगा, लेकिन ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि खंड काव्य कौन सा आएगा भाई। खंड काव्य बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने क्लास टीचर से पूछ लिया होगा तो उन्होंने आप लोगों को बता दिया होगा। तो खंड काव्य आप लोग वहाँ से तैयार कर लीजिए। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 क्यों ले चलता हूँ कि दिए गए लेखक में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए। भाई लेखक का जीवन परिचय पूछा गया है, उसकी प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय का अगर आप जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, और फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय कर लो। लेकिन मैंने यहाँ पर ये अब देखो 3 में से मैंने एक जीवन परिचय सॉल्व करवाया है। ये जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मैं आप लोगों को लिख करके दिखा देता हूँ, है ना। तो जयशंकर प्रसाद लिखेंगे और मैं जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय सॉल्व करवा देता हूँ। जन्म दिया, जन्म स्थान, पिता, शिक्षा, मृत्यु और रचनाएं, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो भाई चलिए सॉल्व करते हैं। जन्म कब हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का? 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? काशी में इसका इनका जन्म स्थान है। पिता का नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद। शिक्षा इनकी कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो इन्होंने 8वीं तक अपनी पढ़ाई की थी जयशंकर प्रसाद जी ने। इनकी मृत्यु कैसे हो जाती है? 15 नवंबर 1947 को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी रचनाएं देख लो, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। अब आगे देखो, यहाँ से डालेंगे जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय यहाँ से लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक परिवार में 30 जनवरी 1889 को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुंघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही प्राप्त की। अब फिर इसके बाद आगे देखो, कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में इन्होंने अपना नाम भी लिखाया था, है ना। क्वींस कॉलेज में अपना नाम लिखाया था। इतना इधर ही देख लो कि किंतु वह 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत हो जाता है। इनका अधिकांश जीवन का तो देखिए, अब मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि इन्होंने किंतु वहाँ ये कितनी कक्षा तक पढ़ाई की इन्होंने, तो इन्होंने 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सकी। और 12 वर्ष की अल्पायु में इनके पिता का देहांत भी हो जाता है। इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्षमा टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। इनकी रचनाएं देख लो, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। अब आगे देखो, यहाँ से अब आप लोग के पेपर में पूछा जाएगा कि कवि का जीवन परिचय पूछा जाएगा। भाई कवि का जीवन परिचय जो होता है 5 नंबर का आएगा। सूरदास जी, महादेवी वर्मा, तुलसीदास, रामनरेश त्रिपाठी, इनका जीवन परिचय तैयार कर लो। सूरदास जी का मैं जीवन परिचय आप लोगों को लिख करके बता देता हूँ। अब देखो, इनका जन्म स्थान, है ना, तो सब कुछ देख लो। इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका रुनकता में हुआ। गुरु का नाम इनका वल्लभाचार्य, पिता इनके रामदास सारस्वत थे। आगे देख लो, इधर भी मेरा मृत्यु दिया है। इनकी मृत्यु 1583 में सूरदास जी की मृत्यु हो जाती है। सूरदास जी की प्रमुख रचनाएं देख लो, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी इनकी रचना हो जाएंगी। अब चलिए आप लोगों का जीवन परिचय स्टार्ट हो जाता है। ये सूरदास जी का जन्म आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। सूरदास सारस्वत ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। 18 वर्ष तक निकटवर्ती ग्राम में रहकर संगीत का अध्ययन किया। सत्संग के प्रभाव से इन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान हो गया। बचपन से ही विरक्त होकर ये गौ घाट पर रहने लगे थे, मतलब ये गौ घाट पर रहने लगे थे। अब वल्लभाचार्य को इन्होंने एक पद सुना दिया, है ना। वल्लभाचार्य को पद सुना दे तो भाई वो प्रसन्न होकर, है ना, वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया, है ना। इस तरीके से देख लो इधर। और वहीं गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। तो जो सूरदास जी जो थे वो गोवर्धन पर्वत पर ने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने लगे। तो भाई देखो, आगे कहता है कि वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को अपना शिष्य बना लिया और वहीं गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने के लिए रख लिए गए। सूरदास जी जो थे अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनकी मृत्यु में परसौली ग्राम में हो जाती है। वह रचनाएं देख लो इनकी, सूर सारावली, साहित्य लहरी और सूर सागर इनकी रचना हो जाएंगी। तो ये मैंने आप लोगों को इतना बता दिया है अपने। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक भाई श्लोक तो आप लोग लिख ही सकते हैं। श्लोक तो आप लोगों ने कोई ना कोई याद ही कर लिया होगा। 2 नंबर का श्लोक आएगा। शहर के सफाई पर आप लोगों को पत्र लेखन भी लिखना है और अपने मित्र को अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण पत्र भी देना है। 4 नंबर का देखो ये आएगा। और क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कहता है
ये क्वेश्चन नंबर 9 में देखो 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे, 2 नंबर का संस्कृत के प्रश्न उत्तर पूछे जाएंगे। और यहाँ पर देखो आगे भी दिया है क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान विषय विवर्तन, वृक्षारोपण का महत्व, जनसंख्या वृद्धि। तो ये भाई 7 नंबर का आप लोगों का आएगा निबंध, इतना तैयार कर लो। तो चलिए भाई, मैंने आप लोगों को इतना सब कुछ बता दिया है और इस क्लास को मैं यहीं पर एंड करना चाहता हूँ। चलिए भाई, आज की इस क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ।